हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं हूं ताज और आप देख रहे हैं टेक डीएक्सपी। आज की ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए और स्पेशली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से इंजीनियरिंग जो है ब्रांच आपको लेना चाहिए। मींस 2023 में कौन सा इंजीनियरिंग का ब्रांच आपके लिए बेस्ट होगा जो आप लेकर अपने करियर में आगे प्रोग्रेस कर सकते हो। तो इस वीडियो को बिना डिले किए हुए जल्दी से शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो सबसे पहले एक चीज़ आप ये नोट कर लो कि आपका जो जॉब होगा जब आप इंडस्ट्री में जाओगे तो उसमें आपका जॉब हमेशा ही हार्ड होने वाला है। ऐसा नहीं कि आप इंजीनियरिंग में बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लियो तो आप सोचोगे कि आपको आसान जॉब मिल जाए, तो वो नहीं होने वाला है लाइफ में कभी। इंजीनियरिंग में जो है हमेशा जो इंजीनियरिंग का टेक्निकल जॉब होता है वो नॉन टेक्निकल जॉब से हार्ड ही होता है। ऐसा मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मेरे पास 10 साल से ज़्यादा का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता सकता हूँ कि जो नॉन टेक जॉब होता है वो आसान होता है। और इंजीनियर, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं, जितने भी इंजीनियर जॉब करते हैं वो हमेशा यही सोचते हैं कि जो इंजीनियर्स का जॉब है वो हार्ड है और नॉन टेक का जॉब जो है वो आसान है। और कितना बार ऐसा होता है कि नॉन टेक की सैलरी इंजीनियरिंग के जो टेक ग्रेजुएट्स होते हैं उनसे ज़्यादा भी होती है। तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इंजीनियरिंग आप कर तो रहे हो लेकिन आपको इस चीज़ को हमेशा अवेयर होना चाहिए कि आपका जॉब आगे भी इन फ्यूचर आपके लिए हार्ड ही होने वाला है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा ब्रांच जो है स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट होगा। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि साउथ एशिया स्पेशली इन इंडिया आपको एक ऐसी इंजीनियरिंग कॉलेज से आपको ग्रेजुएट होना चाहिए जो कि रेपुटेड हो या टायर 1 कॉलेज हो, जैसा कि आईआईटी हो गया या AIEEE हो गया या फिर कुछ और भी जो है प्राइवेट जो है रेपुटेड कॉलेज हैं। अगर आप उससे करते हो इंजीनियरिंग तब जो है आपको जॉब में भी थोड़ी आसानी होती है, आपका पैकेज भी बहुत अच्छा होता है और आपको जो है इंजीनियरिंग का जो बेनिफिट है वो आपको करियर की स्टार्टिंग से ही मिलना शुरू हो जाता है। और अगर आप टायर 2 या टायर 3 के कॉलेज से करते हो इंजीनियरिंग तो आपको स्टार्टिंग जो करियर होता है उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा परेशानी का फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जॉब इंडिया में जो है ऑलमोस्ट 3000 से ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं और जो है हमारे स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं और पहले से बैकलॉग भी बहुत ज़्यादा है जिनको जॉब नहीं मिली है। तो इस वजह से जो नए ग्रेजुएट्स भी होते हैं उनको जॉब लेना बहुत ही मुश्किल होता है और वो हमेशा अंडरपेड होते हैं। तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप तैयारी कर सको, अगर आप देखो कि आपका लेवल इस लेवल का है कि आप तैयारी करके कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकाल करके अगर उसके थ्रू अगर लेते हो तो वो बहुत ही बेस्ट होता है। और जो टायर 2 और टायर 3 के कॉलेज से जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट करते हैं उनको टायर 1 के लेवल पर पहुंचने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है और कितने स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो उस लेवल पर पहुंच भी नहीं पाते हैं कभी। तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। उसके बाद अब जो दूसरा स्टेप मैं आपको बताता हूं कि हमारा जो टायर 1 कॉलेज है वो बहुत ही कम है और स्टूडेंट्स हमारे इंडिया का जो हमारा पॉपुलेशन है वो यंग पॉपुलेशन है और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की आबादी है इंडिया में। तो कॉलेज कम है टायर 1 और स्टूडेंट्स ज़्यादा है तो हर एक का एडमिशन पॉसिबल है ही नहीं। तो अगर आपका नहीं होता है और आप इंजीनियरिंग करना चाहते ही हो तो उस केस में आप टायर 2 या टायर 3 कॉलेजेस में भी आप एडमिशन ले सकते हो। बट उसके लिए आपको अपनी स्किल पर ध्यान देना होगा और शुरू से ही आपको ये देखना होगा कि कौन सा जो है हम स्किल डेवलप करें और क्या इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट है आज के डेट में कि हम लोग जैसे ही जो है कॉलेज से पास आउट होकर इंडस्ट्री रेडी हों। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग ब्रांच के ऊपर आ जाते हैं। तो अगर आप जो है टायर 1 से कॉलेज से कर रहे हैं तो आप कोई भी ब्रांच लो, आपको जो है अच्छे प्लेसमेंट होने के चांसेस होते हैं। लेकिन टायर 1 में भी अगर आपका कंप्यूटर ब्रांच है या फिर कंप्यूटर से एसोसिएटेड, जैसे कंप्यूटर साइंस के साथ भी अभी 2-3 तरह का लिंक से का ब्रांच हो जाता है, जैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग विथ डेटा साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मीन्स अगर IT आप ब्रांच लेते हो तो उसका स्कोप
सबसे ज़्यादा है आपके टायर 1 कॉलेजेस में। उसके बाद हमारा मेन कंसर्न यहाँ पर टायर 2 और टायर 3 कॉलेजेस का है, जो कि हमारा जो है जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इसी कॉलेज में होते हैं, और जो क्रीम होते हैं वो तो बहुत कम ही होता है जो हमारा जो है टायर 1 कॉलेज में हो पाता है। उसमें अगर आपका दूसरा ब्रांच भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा, कोई भी ब्रांच का सिलेक्शन जो होगा आपके हिसाब से होना चाहिए, मतलब आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। आप ये नहीं देखो कि आईटी का पैकेज ज़्यादा है तो हम आईटी ही लेंगे, और अगर जो है इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल का पैकेज कम है तो हम उसको नहीं लेंगे। आपका जो इंटरेस्ट है उसी के अकॉर्डिंग आपको ब्रांच लेना है। इस चीज़ का हमेशा आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि जो हम पैकेज के ऊपर जाएं कि इसका आईटी का पैकेज हमेशा ही ज़्यादा रहता है। कंप्यूटर का पैकेज इसलिए ज़्यादा होता है कि अगर कोई सॉफ्टवेयर बनता है, लेट्स से मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो उसके बाद उसको सेल करना है, तो उसमें जो है आपको बस डायरेक्ट कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर बनाना है या कोई ऐप बनाना है और उसको सेल कर देना है। उसमें आपका कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगता है। लेकिन अगर जैसे आप मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या जैसे ऑटोमोबाइल में अगर कोई कार मैन्युफैक्चर कर रहा है तो कार मैन्युफैक्चर किया, ठीक है, उसके बाद उसको जो है उसके लिए आपको एक स्टोर चाहिए, वहाँ पर आप स्टोर में रखोगे, उसका खर्चा होगा। उसके बाद जो है जब बनाए आप जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जहाँ पर आपका स्टोरेज यूनिट है वहाँ पर ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होगा। उसके बाद जो है जब वहाँ से ले जाने के अब कोई जो है स्टोर में आ गया, वहाँ से या तो आप स्टोर से सेल कर रहे हो या फिर हमारा जो है शोरूम से सेल हो रहा, तो वहाँ शोरूम से फिर शोरूम तक जो है स्टोर से शोरूम तक ले जाने के लिए भी आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है। मतलब आपको जो है बहुत सारे खर्चे जो है लॉजिस्टिक में भी होते हैं, स्टोर में जो इस तरह का खर्चा होता है वो सारे होते हैं, क्योंकि यह हार्डवेयर कंपोनेंट होता है। लेकिन जो आईटी होता है वो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होता है, उसमें जो एक इस तरह का जो खर्चा होता है वो बच जाता है। जब इस तरह का खर्चा बचता है तो इसका जो ओवरहेड जो इसमें कम हो जाता है, तो वो जो इंजीनियर्स होते हैं उनकी सैलरी में ही ऐड हो जाता है। इस वजह से आईटी को कोई दूसरा ब्रांच कभी compete कर भी नहीं सकता है। इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसी वजह से हमारा जो कंप्यूटर इंजीनियर्स होते हैं उनकी सैलरी हमेशा ही ज़्यादा होती है। उसके बाद अगर टायर 2 टायर 3 कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं, उस केस में भी मैं आपको बताऊंगा कि जो आईटी से रिलेटेड ब्रांचेस हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया या फिर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, डेटा साइंस हो गया। अभी कंप्यूटर साइंस के साथ इंटीग्रेशन करके आता है कि कंप्यूटर साइंस विथ डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग, या कंप्यूटर साइंस विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या फिर कोर कंप्यूटर साइंस, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस तरह के जो ब्रांचेस हैं इनका डिमांड जो है बहुत ही ज़्यादा है। इसी वजह से आप देखोगे भी कि जो नॉर्मल जो कॉलेजेस हैं टायर 3 या टायर 2, उसमें कितना बार ऐसा होता है कि कंप्यूटर का ब्रांच फुल हो जाते हैं, आईटी के ब्रांच फुल हो जाते हैं, बट मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल उसमें ब्रांच में 50% भी बच्चे नहीं होते हैं। तो एक चीज़ तो ऐसा हो गया कि कंप्यूटर ब्रांच लोगों ने अभी मान लिया है कि बेस्ट है। एक्चुअली में थोड़ा सैलरी उसमें ज़्यादा होता है और वो बेस्ट है भी। लेकिन अगर जो है एक चीज़ हमेशा, जैसे आप लोगों को पता है कि जहाँ पर आपका जो है सप्लाई ज़्यादा हो जाता है वो डिमांड ऑटोमेटिक ही कम हो जाता है। तो अभी ऐसा हो गया है कि जितने भी लोग हैं वो कंप्यूटर इंजीनियर्स ही बनना चाह रहे हैं। तो उस केस में ऐसा होता है कि कंप्यूटर ब्रांच तो फुल है, और कहीं पे जैसे जो कॉलेजेस है जिसमें अनलिमिटेड सीट होता है तो उसमें कंप्यूटर ब्रांच में आपको 5-5 हज़ार स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, और वहीं उसके मैकेनिकल ब्रांच में 100 स्टूडेंट्स ही रहेंगे। तो इस तरह का जो गैप है, जो कि एक बहुत ही ह्यूज गैप है, तो इस गैप की वजह से जो है आपका जो सप्लाई ज़्यादा हो गया है, और जो है आईटी का डिमांड ज़्यादा होने के बावजूद भी डिमांड कम हो गया है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लोग जो है कंप्यूटर ब्रांच ले रहे हैं और इससे रिलेटेड ब्रांच ले रहे हैं। तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर आपका इंटरेस्ट है कंप्यूटर में तब आप लो। अगर आपको प्रोग्रामिंग हार्ड लगता है, प्रोग्रामिंग आपको समझ में नहीं आता है, तो आप कभी भी उसमें हाथ मत डालो। उसके बाद हम लोग दूसरे ब्रांच पर आते हैं। कंप्यूटर के बाद जो ब्रांच आता है हमारा, वो इलेक्ट्रिकल ब्रांच होता है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच जो है बहुत ही वर्सटाइल ब्रांच है, और अगर आप चाहते हो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करें तो उसमें भी आपका स्कोप बहुत ही ज़्यादा है, आप वो भी इंजीनियरिंग कर सकते हो। उसके बाद
उसमें जो है आपके वेरियस फील्ड होते हैं। हर एक ब्रांच में जो है आप किसी भी सेक्टर में जा सकते हो। जैसे इलेक्ट्रिकल में भी आप ऑटोमेशन सेक्टर में जा सकते हो, ऑयल एंड गैस में जा सकते हो। इलेक्ट्रिकल भी दो पार्ट में डिवाइड कर जाता है, हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज। लो वोल्टेज भी जो है दो पार्ट में डिवाइड कर जाता है, एक होता है हमारा बिल्डिंग, दूसरा होता है इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। उसके अलावा जो है हमारा और भी जैसे ट्रांसमिशन लाइन के प्रोजेक्ट आते हैं, वो भी इलेक्ट्रिकल में आते हैं। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग में भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं जहां इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की डिमांड है। उसके बाद हमारा जो ब्रांच आता है, हमारा मैकेनिकल ब्रांच आता है। मैकेनिकल ब्रांच में भी बहुत सारे आपके सब डिवीज़न हो सकते हैं जहां पर आप जॉब कर सकते हैं। मैकेनिकल ब्रांच वाले भी ऑटोमेशन में जॉब कर सकते हैं। उसके अलावा जो है हमारा इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हैं, मशीनरी में जॉब कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल जो इतना बड़ा सेक्टर है उसमें मैकेनिकल इंजीनियर जॉब कर सकते हैं, हालांकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी उसमें जॉब करते हैं। उसके बाद जो हमारा ब्रांच आता है वो है हमारा सिविल इंजीनियर। सिविल इंजीनियर के जॉब का स्कोप बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर प्रोग्रेस होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन सिविल इंजीनियर को एक बात का एक चीज़ ये होता है कि उनको बहुत ज़्यादा हार्श इन्वायरमेंट में काम करना पड़ता है। कितना बार जैसे कोई बिल्डिंग बन रहा है तो बिल्डिंग में तो थोड़ा हार्श इन्वायरमेंट कम होता है, लेकिन उसमें भी आपको साइट पे ऑलमोस्ट 8 से 10 घंटा खड़े होना पड़ता है स्टार्टिंग ऑफ द करियर। एंड इवन इन द मैनेजरियल लेवल ऑल्सो आपको जो है बहुत ज़्यादा साइट पर धूप में खड़े रहना पड़ सकता है। तो इस केस में सिविल इंजीनियर का काम जो है मतलब प्रैक्टिकली जो थोड़ा टफ हो जाता है, वो फिजिकल प्रेजेंस आपको साइट पर ज़्यादा रखना पड़ता है, लेकिन उसमें स्कोप बहुत ही ज़्यादा है। अगर रोड या इस तरह के प्रोजेक्ट में आपका आ जाता है तो उसमें और ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो उसमें तो आपको जो है कहीं पे आपको कोई जो है बिल्डिंग भी दूर दूर तक नज़र नहीं आएगी, ऐसी धूप में आपको खड़े रहकर काम कराना पड़ सकता है। तो सिविल इंजीनियर का काम थोड़ा हार्ड होता है, मगर आपको जो है उसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है और आपको जो है मैनेजर बनने का स्कोप भी सिविल इंजीनियर्स में बहुत ही ज़्यादा होता है। क्योंकि जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लाइन में या फिर जो रोड कंस्ट्रक्शन, इसमें जो है आप प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो सिविल इंजीनियर ही बनता है, मतलब किसी प्रोजेक्ट का तो सबसे ऊपर वो वही होता है सिविल इंजीनियर। उसी के अंडर में जो है जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में मैकेनिकल इंजीनियर्स या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स आते हैं, वो प्रोजेक्ट मैनेजर के अंडर मतलब क्लाइंट साइड में सिविल इंजीनियर होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि सिविल इंजीनियर का बहुत ज़्यादा स्कोप है और उसमें ऊपर बढ़ने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो एक चीज़ ये भी नोट करना है कि जहाँ पर भी आपको स्कोप ज़्यादा नज़र आता है वहाँ पर आपको मेहनत भी ज़्यादा करना पड़ता है। आपको ऊपर जाने के लिए आप कोई भी ब्रांच उठाकर देख लो, आपको जो है ऊपर जाने के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना पड़ेगा। दूसरा एक चीज़ है कि जब कभी भी आप टायर 3 कॉलेज से या टायर 2 कॉलेज से कर रहे हो तो मेरा एक सजेशन ये रहेगा कि आप कॉमन ब्रांच लो। कभी भी जो है इस तरह का जो है नॉन कॉमन ब्रांच ना लो, जैसे केमिकल इंजीनियरिंग हो गया, इस तरह का ब्रांच। आपको कॉमन ब्रांच लेना है, उसमें जो है आपकी जॉब के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और आपको जो है मतलब उसमें आप प्रोग्रेस भी कर सकते हो। तो कॉमन ब्रांच में क्या होता है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, उसके अलावा जो है हमारा इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, उसके बाद जो है हमारा सिविल हो गया। इंडिया में है जो टायर 3 से कर रहे हैं उनको मैं बोलूँगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर उनके लिए प्रेफरेबल नहीं है, लेकिन अगर उनका कोई इंटरेस्ट है तो वो आप ले सकते हैं। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट नोट ये है कि आपका ब्रांच कोई भी हो, आप किसी दूसरे ब्रांच में भी जॉब कर सकते हो। मैंने देखा है अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ये मैं बता रहा हूँ, मैंने देखा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट में एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ज्वाइन किया और रिटायर जो किया है वो लोग एज ए मैकेनिकल हेड रिटायर किया है। तो मतलब गवर्नमेंट के जो अच्छे बड़े जो गवर्नमेंट की कंपनी होती है जिसमें हर एक का जाने का सपना होता है, उसमें भी इस तरह का प्रोसीजर हो जाता है कभी कभी। तो और इवन मैं देखता हूं कि बहुत सारे मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर सॉफ्टवेयर फील्ड में चले गए हैं। लेकिन अगर कभी भी आपको फील्ड चेंज करना है तो आपको अपने करियर की स्टार्टिंग में ही करना है। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, चाहते हो कि कंप्यूटर में ज्वाइन कर लें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ज्वाइन कर सकते हो। डायरेक्ट लैंग्वेज का क्लास सीखो और डायरेक्ट कंप्यूटर इंजीनियर आप बन सकते हो। इसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके पास ग्रेजुएट की डिग्री है, टेक्निकल ग्रेजुएट हो, आप मैकेनिकल इंजीनियर और एज IT प्रोफेशनल काम कर सकते हो। तो इस तरह का चीज़ें जो है हमेशा इंडस्ट्री में होती हैं। मेजॉरिटी ऑफ केस में इंडिया में जो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर सॉफ्टवेयर फील्ड में हद से ज़्यादा गए हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में जॉब की बहुत ही कमी थी। जो भी जॉब है इंडिया में वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के स्टेज पर है और दूसरा जो प्रोडक्शन की कंपनी है जिसमें स्कोप बहुत कम है। तो इसलिए बहुत सारे लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जिसका था वो स्विच किए हैं सॉफ्टवेयर में।
उसके अलावा कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग भी अच्छा एक फील्ड है, लेकिन उसमें भी आपको जो है बहुत ज़्यादा इधर उधर जाना पड़ता है, तो इस केस से इसकी वजह से भी लोग नहीं लेते हैं। मेरा प्रेफर्ड ब्रांच जो है, मैं किसी को बोलूँगा कि कंप्यूटर ब्रांच है, अगर उसका इंटरेस्ट कंप्यूटर में हो। अगर नहीं है तो आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या सिविल ले सकते हो। इन 4 ब्रांच में से आप कोई भी ब्रांच चूज़ कर सकते हो। ये चारों ब्रांच जो है हमारे कोर ब्रांच है और बहुत ही अच्छे ब्रांच है। इनमें जॉब का बहुत ही ज़्यादा आपको जो है अपॉर्चुनिटी है। और दूसरा एक चीज़ है कि आप जब भी इंजीनियरिंग कर रहे हो, आपके पास स्किल होना ज़रूरी है। आप इंजीनियरिंग एग्ज़ाम में तो कैसे भी पास कर सकते हो, लेकिन जॉब में आप तभी टिक पाओगे जब तक आप कुछ ना कुछ स्किल डेवलप करो। या तो आपके लिए आसान होगा जब आप अपने कॉलेज लाइफ में ही डेवलप कर लो। अगर कॉलेज में आप नहीं कर पा रहे हो तो इंडस्ट्री में तो आकर अगर आप जॉब करना चाहते हो तो आपको करना ही पड़ेगा। ये जो मेरा कुछ टिप्स था जो मैं आपके लिए शेयर किया अपने एक्सपीरियंस से। मेरे पास जैसा कि आप लोगों को पता है कि मोर देन 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।